नमस्कार और स्वागत है एक नई चर्चा में। आज हम बात करेंगे निवेश की दुनिया के एक ऐसे दिग्गज की जिनका नाम सुनते ही मतलब सम्मान और जिज्ञासा दोनों जगते हैं। वॉरेन बफेट। जी हाँ, वॉरेन बफेट, ओमाहा का जादूगर। हाँ, ओमाहा का जादूगर उन्हें कहते तो हैं, पर क्या ये वाकई कोई जादू है या फिर कोई सोचा समझा तरीका उनकी सफलता के पीछे? देखिए, अरबों डॉलर का साम्राज्य और वो भी दशकों तक लगातार बेहतरीन रिटर्न, ये सिर्फ जादू तो नहीं हो सकता। सही बात है। तो आज की हमारी चर्चा है ना, वो रॉबर्ट हैगस्ट्रॉम की एक किताब है द वॉरेन बफेट वे। हाँ, काफी अच्छी किताब है। उसी के कुछ खास हिस्सों पर ये बेस्ड है। हमारा मकसद क्या है, बफेट के निवेश के जो मूल मंत्र हैं उनका सोचने का तरीका और सबसे जरूरी वो मानसिक अनुशासन, उसको समझना। बिल्कुल, जिसने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। और ये सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात नहीं है ना, ये तो बिजनेस को समझने और मतलब तर्कसंगत फैसले लेने की कला है। एकदम, बिजनेस एक्यूमेन और रैशनैलिटी। सोचिए, उनकी सफलता इतनी जबरदस्त है कि कुछ एक्सपर्ट्स इसे 5 सिग्मा इवेंट कहते हैं। 5 सिग्मा? हाँ, सुनने में भारी लगता है पर इसका मतलब है एक ऐसी घटना जिसके होने की संभावना मतलब आंकड़ों के हिसाब से लगभग नामुमकिन है। करीब 35 लाख में से सिर्फ एक। बाप रे, ये तो किस्मत से कहीं ज्यादा लगता है ना? पर मजे की बात यह है कि बफेट खुद क्या कहते हैं? वो कहते हैं, हम जो करते हैं वो किसी और की क्षमता से परे नहीं है। अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। तो क्या ये सच है? क्या उनके तरीके को समझा जा सकता है, शायद अपनाया भी जा सकता है? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। जरूर, देखते हैं क्या राज है। देखिए, बफेट की सोच कोई एक दिन में तो बनी नहीं, नींव तो बचपन में ही पड़ गई थी। सुना है 11 साल की उम्र में पहला स्टॉक खरीदा था उन्होंने। हाँ, और एक किस्सा भी है। उन्होंने एक स्टॉक खरीदा, वो नीचे गया, थोड़ा ऊपर आया तो बेच दिया, छोटे मुनाफे पर। हाँ, सुना है। और फिर वो शेयर रॉकेट बन गया। उस अनुभव ने उन्हें बड़ा सबक सिखाया। पहली बात, सिर्फ खरीदने की कीमत पर मत अटके रहो, और दूसरी, छोटे मुनाफे से खुश मत हो जाओ, धैर्य रखो। धैर्य, ये शब्द बार बार आएगा शायद आज। लेकिन उनके निवेश के दर्शन को, फिलॉसफी को असल में 3 बड़े नामों ने आकार दिया। बिल्कुल। सबसे पहले तो बेंजामिन ग्राहम, उन्हें वैल्यू इन्वेस्टिंग का पितामह भी कहते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बफेट के प्रोफेसर थे वो। अच्छा, उनके गुरु? हाँ, एक तरह से। ग्राहम ने बफेट को सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा का मार्जिन। जी, इसका सीधा सा मतलब है किसी चीज की असली कीमत, मान लीजिए इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपए है, ठीक है। तो उसे 60 या 70 रुपए में खरीदना, ताकि अगर आपका अनुमान थोड़ा गलत भी निकल जाए तो नुकसान का खतरा कम हो, एक बफर रहे। समझ गया। मतलब चीज की कीमत और उसके असल मूल्य में एक फर्क होना चाहिए, और वो फर्क आपकी सुरक्षा है। बिल्कुल। ग्राम का फोकस ज्यादातर नंबर्स पर था, क्वांटिटेटिव एनालिसिस पर, जैसे कंपनी की नेट एसेट वैल्यू क्या है या प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना कम है। हाँ, बफेट इसे मजाक में सिगार बट अप्रोच कहते थे। हाँ, सिगार बट। मतलब सड़क पर पड़ा सिगार का टुकड़ा उठाना जिसमें बस एक आखिरी कश बचा हो। सही। मतलब ऐसी कंपनी ढूंढो जो शायद बहुत शानदार ना हो, पर इतनी सस्ती हो कि उसमें एक छोटा पक्का मुनाफा मिल जाए। थोड़ा अवसरवादी तरीका। लेकिन फिर बफेट की सोच थोड़ी बदली है ना? हाँ, वो फिलिप फिशर से प्रभावित हुए। फिशर का नजरिया थोड़ा अलग था, वो क्वालिटी पर फोकस करते थे। क्वालिटी? किस तरह की क्वालिटी? फिशर कहते थे कि बेहतरीन कंपनियों को खरीदो और फिर लंबे समय तक, मतलब बहुत लंबे समय तक रखो। ऐसी कंपनियां जिनका मैनेजमेंट बहुत काबिल हो, जिनमें ग्रोथ की जबरदस्त क्षमता हो और जिनका अपने कॉम्पिटिटर्स पर एक तरह का दबदबा हो। अच्छा। और फिशर स्कटलबट पर बहुत जोर देते थे। स्कटलबट? ये क्या चीज है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, शब्द थोड़ा फनी है लेकिन इसका मतलब है जमीनी हकीकत का पता लगाना, सिर्फ कंपनी की रिपोर्ट या बैलेंस शीट नहीं पढ़ना। तो फिर क्या करना? जासूसी? कुछ वैसा ही समझ लीजिए। मतलब कंपनी के ग्राहकों से बात करना, उसके कॉम्पिटिटर से पूछना कि वो कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं, पुराने कर्मचारियों से मिलना, सप्लायर से बात करना। अच्छा, मतलब अंदर की खबर निकालना। हाँ, इससे कंपनी की असली ताकत, उसकी कमजोरियां, उसका कल्चर, वो सब पता चलता है जो शायद आंकड़ों में ना दिखे। ये तो काफी मेहनत का काम लगता है तो लेकिन फिशर मानते थे कि ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ग्रैम हो गए, फिशर हो गए, और तीसरा नाम? तीसरा और शायद सबसे अहम, वो है चार्ली मंगर, बफेट के दोस्त, पार्टनर और बर्कशायर हैथवे के वाइस चेयरमैन। मंगर ने बफेट की सोच को एक नई दिशा दी।
उसे और परिपक्व बनाया। कैसे? मंगर ने कहा, देखो वॉरेन, एक ठीक-ठाक कंपनी को बहुत सस्ते में खरीदने से बेहतर है एक बेहतरीन कंपनी को ठीक-ठाक मतलब उचित दाम पर खरीदना। ओह, ये तो ग्राहम की सोच से थोड़ा हटकर है। बिल्कुल, ग्राहम सस्ता ढूंढ रहे थे, मंगर ने बेहतरीन पर जोर दिया। उन्होंने सिखाया कि क्वालिटी के लिए थोड़ी ज्यादा कीमत देना भी समझदारी हो सकती है, अगर वो क्वालिटी वाकई में टिकाऊ हो। इसका कोई उदाहरण है क्या जहां ये सोच काम आई हो? हाँ, सबसे क्लासिक उदाहरण है सीज कैंडीज का अधिग्रहण। बफे को शुरुआत में वो थोड़ी महंगी लग रही थी ग्राहम के सिद्धांतों के हिसाब से। अच्छा। लेकिन मंगर ने उन्हें समझाया कि इस कंपनी की ब्रांड लॉयल्टी, इसकी कीमत बढ़ाने की क्षमता, वो इतनी जबरदस्त है कि ये थोड़ी ज्यादा कीमत डिजर्व करती है। और वो सौदा सफल रहा? बहुत सफल, और उसने बफे के नजरिए को स्थायी रूप से बदल दिया। मंगर ने निवेश में मनोविज्ञान मतलब बिहेवियरल फाइनेंस के महत्व पर भी बहुत जोर दिया कि कैसे हमारी भावनाएं, हमारे डर, हमारा लालच हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करते हैं। तो बफेट का तरीका इन तीनों का एक मिक्स है। ग्राहम की सेफ्टी, फिशर की क्वालिटी और स्कूटलबर्ट और मंगर का बेहतरीन पर जोर और मानसिक अनुशासन। हाँ, बिल्कुल, इन तीनों के विचारों का एक अनूठा संगम, जिससे बफेट ने अपनी समझ और अनुभव से और निखारा है। चलिए, अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। बफेट के वो 12 अटल सिद्धांत जिनकी बात किताब में है। 12? ये तो बहुत ज्यादा लगते हैं। हाँ, 12 सुनने में ज्यादा लगते हैं, लेकिन उन्हें समझना आसान है अगर हम उन्हें ग्रुप्स में बांट लें। बेसिकली 4 तरह के सिद्धांत हैं। 4 तरह के? कौन-कौन से? पहला बिजनेस के बारे में, दूसरा मैनेजमेंट के बारे में, तीसरा फाइनेंस मतलब कंपनी के आर्थिक स्वास्थ्य के बारे में, और चौथा बाजार या मार्केट के बारे में, यानी खरीदना कब है। ठीक है, बिजनेस, मैनेजमेंट, फाइनेंस, मार्केट। चलिए पहले बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस प्रिंसिपल्स में सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, क्या आप बिजनेस को समझते हैं? अच्छा, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। बिजनेस का ऑपरेशनल इतिहास टिकाऊ है? मतलब क्या कंपनी लगातार कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रही है? क्या उसका ट्रैक रिकॉर्ड है? ओके, और तीसरा? तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है बिजनेस की लॉन्ग टर्म संभावनाएं। क्या बिजनेस के पास लंबे समय तक टिके रहने वाला कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जिसे बफेट मोट कहते हैं। हाँ। मोट, जैसे किले के चारों ओर खाई होती है। हाँ, वही, एक ऐसी चीज जो कॉम्पिटिटर्स को आसानी से बिजनेस पर हमला करने से रोकती है। ये कंपनी का ब्रांड नेम हो सकता है, जैसे कोका कोला का। हाँ, या कोई पेटेंट हो सकता है, या नेटवर्क इफेक्ट जैसे फेसबुक या वीजा का, या फिर कंपनी की लागत दूसरों से बहुत कम हो, जैसे वॉलमार्ट या गाइको। समझ गया। ये मोट ही कंपनी को लंबे समय तक मुनाफा कमाने में मदद करता है। सही। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पर, मैनेजमेंट सिद्धांत। हाँ, बिजनेस तो अच्छा है, पर अगर चलाने वाले लोग ठीक ना हो तो? बिल्कुल सही सवाल। बफेट मैनेजमेंट में कुछ खास चीजें देखते हैं। पहली, क्या मैनेजमेंट तर्कसंगत है, रैशनल है? तर्कसंगत मतलब? खासकर तब जब बात आती है कंपनी के मुनाफे को इस्तेमाल करने की। इसे कहते हैं कैपिटल एलोकेशन। मैनेजमेंट के पास मुनाफा आया, अब वो क्या करे? क्या उसे वापस बिजनेस में लगाए ताकि और पैसा बने, या शेयर धारकों को डिविडेंड के रूप में दे दे, या फिर बाजार से कंपनी के ही शेयर वापस खरीद ले? एक तर्कसंगत मैनेजमेंट वही फैसला लेगा जिससे शेयर धारकों की वैल्यू सबसे ज्यादा बढ़े। अच्छा, मतलब पैसे का सही इस्तेमाल। और दूसरा, क्या मैनेजमेंट ईमानदार है? क्या वो शेयर धारकों के प्रति फ्रैंक है, अपनी सफलताएं बताता है लेकिन क्या अपनी गलतियां भी मानता है? बफेट खुद बर्कशायर की एनुअल रिपोर्ट में अपनी गलतियां खुलकर लिखते हैं। हाँ, ये तो मैंने सुना है, पारदर्शिता। जी। और तीसरा, क्या मैनेजमेंट संस्थागत अनिवार्यता यानी इंस्टीट्यूशनल इम्पेरेटिव से बचता है? ये फिर एक भारी शब्द आ गया, इंस्टीट्यूशनल इम्पेरेटिव। हाँ, इसका मतलब है कॉर्पोरेट दुनिया की भेड़चाल। मतलब सिर्फ इसलिए कुछ करना क्योंकि बाकी सब कर रहे हैं। जैसे बिना सोचे समझे दूसरी कंपनियों को खरीदना सिर्फ इसलिए कि साइज बड़ा दिखे, या कॉम्पिटिटर कोई नए एरिया में जा रहा है तो हम भी जाएं, भले ही वो हमारे लिए सही ना हो। एक अच्छा मैनेजमेंट इस तरह के दबाव में नहीं आता। वो वही करता है जो बिजनेस के लिए वाकई में सही हो। ओके, मतलब भीड़ के पीछे ना भागना, अपनी अक्ल लगाना। ठीक है। अब तीसरी कैटेगरी, वित्तीय सिद्धांत, आंकड़ों की दुनिया।
हाँ, लेकिन यहाँ भी बफेट का नजरिया थोड़ा अलग है। वो सिर्फ प्रॉफिट या ईपीएस पर ही नहीं अटकते, वो देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई। आरओई। हाँ, इक्विटी पर रिटर्न ये बताता है कि कंपनी शेयर धारकों के लगाए हर रुपए पर कितना कमा रही है। ये मैनेजमेंट की काबिलियत का, मतलब कैपिटल को कितनी कुशलता से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका एक बेहतर मापक है। ठीक है, आरओई पर ध्यान देना है। और वो ओनर अर्निंग्स पर फोकस करते हैं। ओनर अर्निंग्स, ये नेट प्रॉफिट से कैसे अलग है? देखिए, सोचिए आप बिजनेस के मालिक हैं, तो साल के अंत में आप बिजनेस से असल में कितना कैश निकाल सकते हैं बिना बिजनेस को नुकसान पहुंचाए। नेट प्रॉफिट में कई ऐसी अकाउंटिंग की चीजें होती हैं तो असल कैश नहीं होती, जैसे डेप्रिसिएशन। हाँ, ठीक है। ओनर अर्निंग्स उस असली कैश फ्लो को समझने की कोशिश है। बफेट का इसका एक फॉर्मूला है, नेट इनकम प्लस डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, सालाना औसत कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बिजनेस को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। ये कंपनी की असली कमाई की ताकत का ज्यादा सही अंदाजा देता है। ये थोड़ा टेक्निकल है पर मतलब समझ आ रहा है। असल कैश जो मालिक के हाथ में आ सकता है। बिल्कुल। इसके अलावा वो हाई प्रॉफिट मार्जिन वाली कंपनियां पसंद करते हैं, और उनका एक और मशहूर सिद्धांत है $1 रूल। $1 रूल। हाँ, इसका मतलब है कि अगर कंपनी $1 मुनाफा कमाकर उसे डिविडेंड में नहीं देती बल्कि बिजनेस में ही वापस लगाती है, रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक, तो क्या वो उस $1 से शेयर धारकों के लिए कम से कम $1 की मार्केट वैल्यू बढ़ा पा रही है? अच्छा। अगर कंपनी रिटेन किए गए हर डॉलर के बदले मार्केट वैल्यू में $1 से कम बढ़ा रही है, तो इसका मतलब मैनेजमेंट शेयर धारकों का पैसा एक तरह से बर्बाद कर रहा है। उसे वो पैसा शेयर धारकों को वापस दे देना चाहिए। वाह, ये तो मैनेजमेंट की सीधी जवाबदेही तय करता है। कमाल का रूल है। हाँ, बहुत प्रैक्टिकल। अब आखिरी कैटेगरी, मार्केट सिद्धांत। ठीक है, बिजनेस समझ लिया, मैनेजमेंट देख लिया, फाइनेंस जांच लिया, अब खरीदना कब है? यहाँ दो मुख्य बातें हैं। पहली, बिजनेस की असली कीमत यानी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। ये सबसे मुश्किल काम है। हाँ, ये कैसे पता लगाएं? बफेट भविष्य में होने वाले ओनर अर्निंग्स का अनुमान लगाते हैं, सालों साल का, और फिर उसे एक उचित डिस्काउंट रेट का इस्तेमाल करके आज की वैल्यू में बदलते हैं। इसे डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस कहते हैं, मतलब भविष्य के पैसों की आज की कीमत आंकना। ओके, भविष्य की कमाई का आज का मूल्य। हाँ, और दूसरी बात, क्या आप उस बिजनेस को उसकी निकाली गई इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी कम दाम पर खरीद सकते हैं? यहीं पर बेंजामिन ग्राहम का मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला सिद्धांत काम आता है। अच्छा, मतलब वैल्यूएशन और फिर डिस्काउंट पर खरीदारी। बिल्कुल, वो डिस्काउंट ही आपका सुरक्षा कवच है। एक बात और, लोग अक्सर वैल्यू इन्वेस्टिंग मतलब सस्ता खरीदना और ग्रोथ इन्वेस्टिंग यानी बढ़ने वाली कंपनी खरीदना, इनको अलग अलग मानते हैं। बफेट क्या सोचते हैं इस बारे में? ये बहुत अच्छा सवाल है। बफेट कहते हैं कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, किसी भी बिजनेस की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, वो उसके भविष्य के कैश फ्लो या ओनर अर्निंग्स पर ही तो निर्भर करती है। और भविष्य का कैश फ्लो किस पर निर्भर करता है? बिजनेस की ग्रोथ पर। तो वैल्यूएशन में ग्रोथ तो शामिल है ही। हाँ, बात तो सही है। और ग्रोथ इन्वेस्टिंग का मतलब है ऐसी कंपनी ढूंढना जिसकी वैल्यू भविष्य में तेजी से बढ़ेगी। लेकिन सवाल वही है, आप उस ग्रोथ के लिए आज कितनी कीमत चुका रहे हैं? क्या वो कीमत वाजिब है? तो वैल्यू और ग्रोथ ये जुड़े हुए हैं। आप हर निवेश में वैल्यू ढूंढ रहे हैं, चाहे वो ग्रोथ कंपनी हो या मैच्योर कंपनी। ये नजरिया तो चीजों को काफी साफ कर देता है। वैल्यू और ग्रोथ अलग नहीं, एक ही चीज के हिस्से हैं। बिल्कुल। अब आते हैं पोर्टफोलियो बनाने पर। मतलब कितने स्टॉक्स खरीदें, कैसे खरीदें? आमतौर पर तो कहा जाता है कि डाइवर्सिफाई करो, खूब सारे स्टॉक्स रखो ताकि रिस्क फैले। हाँ, पारंपरिक सोच तो यही है। लेकिन बफेट का तरीका यहाँ भी कुछ अलग है, सुना है। हाँ, बिल्कुल। बफेट फोकस्ड इन्वेस्टिंग में यकीन रखते हैं। इसे पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन भी कहते हैं। फोकस्ड इन्वेस्टिंग मतलब बहुत सारे स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाने के बजाय कुछ चुनिंदा बेहतरीन कंपनियों में, जिन्हें आप बहुत अच्छे से समझते हैं, उनमें बड़ा निवेश करना। लेकिन ये तो सुनने में बहुत रिस्की लगता है। अगर वो गिनी चुनी कंपनियां डूब गईं तो डाइवर्सिफिकेशन तो रिस्क कम करता है ना। यहीं पर बफेट और मंगर की सोच थोड़ी अलग है। वो कहते हैं कि अगर आपने अपना होमवर्क ठीक से किया है, बिजनेस को अच्छी तरह समझा है, मैनेजमेंट को परखा है, वैल्यूएशन ठीक से किया है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ खरीदा है,
तो आपका रिस्क वैसे ही कम हो गया है। हम्म, और फिर कुछ बेहतरीन कंपनियों में बड़ा निवेश करना, जिन्हें आप गहराई से समझते हैं, वो शायद कम रिस्की है, बजाय इसके कि आप 50 ऐसी कंपनियों में पैसा लगा दें जिनके बारे में आप बहुत ज्यादा नहीं जानते। अच्छा, मतलब उनका कहना है कि असली रिस्क कंपनी ना जानने में है, ना कि कम कंपनियों में निवेश करने में। हाँ, काफी हद तक। चार्ली मंगर इसकी तुलना घुड़दौड़ पर दाम लगाने से करते हैं। आप हर घोड़े पर थोड़ा थोड़ा पैसा नहीं लगाते। सही बात है। आप उन घोड़ों को चुनते हैं जिनके जीतने की संभावना आपको सबसे ज्यादा लगती है, और जब उनका भाव यानी ऑड्स आपके पक्ष में हो, तब उन पर बड़ा दाम लगाते हैं। तो बेहतरीन कंपनी ढूंढो, सही कीमत का इंतजार करो, और जब वो सस्ते में मिले तो बड़ा निवेश करो। बिल्कुल, और फिर लंबे समय तक टिके रहो, धैर्य रखो। और रोज रोज शेयर की कीमत देखने की जरूरत नहीं। बफेट तो यही कहते हैं। वो लुक थ्रू अर्निंग्स पर ध्यान देते हैं। मतलब उनके पोर्टफोलियो में जो कंपनियां हैं, वो सब मिलकर असल में कितना कमा रही हैं। उनका फोकस बिजनेस के प्रदर्शन पर होता है, ना कि रोजाना शेयर बाजार के उतार चढ़ाव पर। और एक और बात, कम खरीद फरोख्त यानी लो टर्नओवर। इससे आपके ट्रांजैक्शन कॉस्ट और टैक्स भी बचते हैं, जो लंबे समय में आपके रिटर्न को काफी बढ़ा सकते हैं। ये सब सुनने में बहुत लॉजिकल, बहुत तर्कसंगत लगता है, लेकिन इसे असल में करना ये शायद बहुत मुश्किल है। यहीं पर शायद दिमाग का, साइकोलॉजी का रोल आता है। हाँ, बहुत बड़ा रोल। बफे की सफलता का एक बहुत बड़ा हिस्सा शायद विश्लेषण से भी ज्यादा उनका मानसिक अनुशासन और उनकी तर्कसंगतता है। कैसे? देखिए, व्यवहारिक वित्त यानी बिहेवियरल फाइनेंस हमें यही सिखाता है कि हम इंसान अक्सर निवेश में, पैसे के मामले में बहुत अतार्किक यानी इर्रेशनल फैसले लेते हैं। हाँ, भावनाओं में बहकर। बिल्कुल, हम जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास दिखाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस। हमें लगता है हमें सब पता है। हम बुरी खबर पर जरूरत से ज्यादा रिएक्ट करते हैं, ओवर रिएक्शन। और सबसे बढ़कर हम नुकसान से बहुत डरते हैं, लॉस अवर्जन। हाँ, रिसर्च बताती है कि 100 रुपए खोने का जो दुख होता है ना, वो 100 रुपए पाने की खुशी से लगभग 2.5 गुना ज्यादा होता है। 2.5 गुना? बाप रे। इसीलिए शायद लोग बाजार थोड़ा सा गिरते ही डर कर अपने अच्छे निवेश भी बेच देते हैं। बिल्कुल, इसे मायोपिक लॉस अवर्जन कहते हैं। खासकर तब जब लोग बार बार अपना पोर्टफोलियो चेक करते रहते हैं। हर गिरावट उन्हें दर्द देती है। अच्छा, तो कम देखने से कम दर्द होगा। कुछ ऐसा ही। बफेट ने तो मजाक में कहा भी है कि वो चाहते हैं कि शेयर बाजार साल में बस एक बार खुले, ताकि लोग रोज रोज की कीमतों से परेशान ना हो। और वो भेड़ चाल वाली बात, लेमिंग फैक्टर, सब खरीद रहे हैं तो मैं भी खरीद लूं, सब बेच रहे हैं तो मैं भी बेच दूं। हाँ, वो भी एक बहुत बड़ा ट्रैप है। ह्यूमन नेचर है कि हम भीड़ के साथ सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन निवेश में भीड़ अक्सर गलत दिशा में जारी होती है। तो बफेट इन सब चीजों से कैसे बचते हैं? उनकी असली ताकत क्या है? उनकी असली ताकत है उनकी तर्क संगतता, रैशनैलिटी। और ये समझना जरूरी है कि इंटेलिजेंस, IQ और रैशनैलिटी एक ही चीज नहीं है। अच्छा। हाँ, बहुत होशियार लोग भी पैसे के मामले में बहुत अतार्किक फैसले ले सकते हैं। तर्कसंगत होने के लिए आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना होता है। आपको धीमी, विचारशील सोच, सिस्टम 2, जैसा कि डैनियल kahneman कहते हैं, का इस्तेमाल करना होता है, न कि तेज, सहज, भावनात्मक प्रतिक्रिया सिस्टम 1 का। धैर्य रखना, सोचना और फिर फैसला लेना। एकदम। बफेट में ये कमाल का धैर्य है। वो सालों इंतजार कर सकते हैं सही मौके का, और वो तब खरीदते हैं जब बाजार में डर का माहौल होता है, जब दूसरे लोग बेच रहे होते हैं, और जब सब लालची हो रहे होते हैं तब वो सावधान हो जाते हैं। हाँ, उनका वो मशहूर होकर है, जब दूसरे लालची हों तो डरो, और जब दूसरे डरें तो लालची बनो। बिल्कुल, यही उनकी सफलता का एक बड़ा राज है। तो क्या ये सब दोहराया जा सकता है? मतलब क्या कोई और भी बफेट बन सकता है? उनके पास ऐसी क्या खास बात है, क्या बढ़त है? देखिए, किताब के हिसाब से बफेट के पास 3 मुख्य एडवांटेज है। पहला, व्यवहारिक लाभ, बिहेवियरल एडवांटेज। जो हमने अभी बात की, उनका धैर्य, अनुशासन, भावनाओं पे कंट्रोल, तर्क संगतता। ठीक है। दूसरा, विश्लेषणात्मक लाभ, एनालिटिकल एडवांटेज। उनका फोकस शेयर की कीमत पर नहीं, बल्कि बिजनेस की असली कीमत पर होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने की उनकी कला। और वो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब अर्थव्यवस्था किधर जाएगी, ब्याज दरें क्या होंगी, इन सब की भविष्यवाणी करने से बचते हैं। उनका फोकस सिर्फ कंपनी पर रहता है। और तीसरा? तीसरा है संगठनात्मक लाभ, ऑर्गेनाइजेशनल एडवांटेज।
बर्कशायर हैथवे का जो स्ट्रक्चर है ना वो बहुत अनोखा है। ये एक होल्डिंग कंपनी है जो खुद कैश बनाने वाले बिजनेस खरीदती है हाँ, और उन बिजनेसेस से जो कैश आता है उसे बफेट फिर से दूसरी अच्छी कंपनियों या स्टॉक्स में निवेश करते हैं। ये एक तरह की कैश जनरेटिंग मशीन है। साथ ही उनका मैनेजमेंट स्टाइल बहुत विकेंद्रीकृत है, डिसेंट्रलाइज्ड है। वो अपनी सब्सिडरी कंपनियों के मैनेजर्स को पूरी आज़ादी देते हैं। इससे बफेट अपना पूरा ध्यान कैपिटल एलोकेशन यानी पैसे को कहाँ लगाना है उस पर दे पाते हैं। अच्छा, तो ये तीनों लाभ मिलकर उन्हें एक एज देते हैं। बिल्कुल। और शायद एक और चीज, उन्हें ये सब करने में मजा आता है। वो कहते हैं ना कि वो रोज काम पर टैप डांस करते हुए आते हैं। पैशन। हाँ, वो भी बहुत जरूरी है। जब आप अपने काम से प्यार करते हैं तो मुश्किल चीजें भी आसान लगने लगती हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो वॉरेन बफेट का तरीका, द वॉरेन बफेट वे, ये सिर्फ स्टॉक चुनने की कोई ट्रिक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिजनेस की गहरी समझ, एक तर्कसंगत अनुशासित सोच, अटूट धैर्य और सबसे जरूरी अपनी भावनाओं के जाल से बचने की कला है। एकदम सही कहा। ये ग्राहम का सुरक्षा कवच है, फिशर की बेहतरीन बिजनेस की पहचान है और मंगर का क्वालिटी पे जोर और मनोवैज्ञानिक समझ का एक, आप कह सकती हैं, शक्तिशाली मिश्रण है जिसे बफेट ने अपने अनुशासन और अपने अनोखे अंदाज से सालों साल लागू किया है। जी हाँ। बफेट तो कहते हैं कि ये किसी की भी क्षमता से परे नहीं है, लेकिन एक सवाल मन में आता है, आज की दुनिया देखिए कितनी तेज है। हर सेकंड खबरें बदल रही हैं, मोबाइल पर स्टॉक का भाव टिक टिक कर रहा है, सोशल मीडिया पर टिप्स की बरसात हो रही है। हाँ, माहौल बहुत अलग है। ऐसे माहौल में क्या उस स्तर का धैर्य, वो तर्कसंगतता बनाए रखना वाकई मुमकिन है जो बफेट की सफलता का मतलब केंद्र बिंदु रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या असली चुनौती सिर्फ इन सिद्धांतों को जान लेना है, या फिर बाजार के इस शोर और अपनी अंदरूनी भावनाओं के दबाव के बावजूद सालों साल लगातार इन पर टिके रहने के लिए जो मानसिक दृढ़ता चाहिए उसे विकसित करना है? शायद असली खेल वहीं पर है। जानना एक बात है, करना बिल्कुल दूसरी। शायद यही वो सवाल है जिस पर हम सबको, मतलब हर किसी को सोचने की जरूरत है जब भी हम कोई निवेश का फैसला लें, या शायद बिजनेस का भी। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।